प्रिय व्यूअर्स, स्टूडेंट्स, उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण के बहुविकल्पीय प्रश्न करेंगे। अब तक हम हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न कर रहे थे। आज थोड़ा हटके चलते हैं। आज व्याकरण के प्रश्न करते हैं। व्याकरण के हिंदी व्याकरण, चाहे भी वो किसी भी प्रकार की परीक्षा हो, हर परीक्षा में हिंदी व्याकरण आता है। सामान्य प्रश्न होते हैं, बहुत आसान होते हैं, बस थोड़ा सा समझना होता है उनको। वही हम अभी आज करने जा रहे हैं। अभी दिसंबर 2021 में जो स्टेट का पेपर होगा उसमें हिंदी व्याकरण के प्रश्न भी आएंगे। साहित्य के तो आएंगे ही, उनको भी हम साथ साथ करते रहेंगे, साथ में हिंदी व्याकरण भी लेके चलेंगे। और ये बाकी जो परीक्षाएं हैं उनमें भी आते हैं। साथ में जो मेरे 10वीं 12वीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, खासकर 10वीं कक्षा के विद्यार्थी, उनकी परीक्षा में भी इस तरह के प्रश्न आएंगे। तो सभी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इनको आप ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हिंदी टाइपराइटर का जन्म कब हुआ? हिंदी टाइपराइटर का जन्म जो विकल्प है इनमें से देखते हैं कब हुआ था। सन 1930 में हुआ था। क्या विकल्प इसका सही है? सन 1930। देखिए, आप भी मेरे साथ साथ अपनी तैयारी करेंगे। मैं आपको प्रश्न का उत्तर अवश्य बताऊंगी, लेकिन यदि आपको पता है तो आप भी अवश्य कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखेंगे। कौन सा विकल्प सही है? ए सही है, बी सही है, कौन सा सही है? साथ ही निवेदन करती हूँ, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब भी करें। प्रश्न नंबर 2, लिपि के विकास क्रम में सबसे पहले कौन सी आती है? चित्रलिपि, देवनागरी लिपि, ब्राह्मी लिपि, रोमन लिपि। देखिए, जो यहाँ 4 विकल्प हैं इनमें सबसे पहले चित्रलिपि है। क्या है? चित्रलिपि। यदि हम बात करते हैं कि देवनागरी लिपि के विकास क्रम को बताइए, तो उसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक बता रखी है। बग कद, वैसे ब्राह्मी लिपि, गैसे गुप्त लिपि, कैसे कुटुल लिपि और दैसे देवनागरी लिपि। ठीक है, फिर से देखिए, बगकद। यदि प्रश्न आता है ब्राह्मी लिपि देवनागरी लिपि का विकास क्रम बताइए, तो क्या होगा? सबसे पहले ब्राह्मी, फिर गुप्त लिपि, फिर कुटिल लिपि, फिर देवनागरी लिपि। जो ट्रिक है वो बगकद। ठीक है, इसको याद रखिएगा आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। उर्दू किस भाषा का शब्द है? आपको अवश्य पता है इस प्रश्न का उत्तर। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तुर्की का है, संस्कृत का है, हिंदी का, या फिर उर्दू का? किस भाषा का है? तुर्की भाषा का है। हिंदी भाषा को भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद के अनुसार कब राजभाषा का दर्जा मिला? कब मिला था हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा? कौन से अनुच्छेद के जरिए मिला था? ध्यान से देखिए। 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 343, 14 सितंबर 1950 अनुच्छेद 343, या 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 344, या फिर 10 जनवरी 1949 अनुच्छेद 344। 4 विकल्प हैं, आप सभी को पता है। 14 सितंबर 1949 अनुच्छेद 343 ए के जरिए हिंदी को भारतीय संविधान की राजभाषा घोषित किया गया था। विश्व में संपर्क भाषा क्या है? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, गुरुमुखी।
विश्व में जो संपर्क की भाषा है वो आज कौन सी भाषा है? अंग्रेजी है। उर्दू की लिपि है देवनागरी, उर्दू, फारसी। कौन सी लिपि है उर्दू की? आपको पता है क्या है? फारसी। सर्वे कार्यक्रम है जो एक होता है सर्वे, एक होता है दृश्य और एक होता है सर्वे दृश्य। जहाँ दिखाई भी दे सुनाई भी दे वो सर्वे दृश्य हो जाएगा, जहाँ केवल सुनाई दे वो क्या हो जाएगा? सर्वे। और दृश्य क्या हो जाएगा? जहाँ दिखाई दे। तो ऐसा कार्यक्रम कौन सा है जिसमें केवल सर्वे, जिसमें केवल हम सुन सकते हैं? तो कौन सा होगा? नाटक को हम देखते भी हैं सुनते भी हैं, सर्वे दृश्य है। समाचार पत्र को हम पढ़ते हैं, तो कहानी क्या है? कहानी को सुनते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? सर्वे हो जाएगा। ठीक है। अगला है लिखित भाषा द्वारा जानकारी को पीढ़ियों के लिए सजो कर रख पाना संभव है। क्या लिखित भाषा के जरिए हम जो जानकारी हमें मिलती है उसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल के रख सकते हैं? क्या ये कथन सही है? बिल्कुल सही है। लिखित जानकारी के द्वारा ही भी हम अपनी जो भी जानकारी होता है लिखित माध्यम से ही अपनी जानकारी को पीढ़ियों तक सजो के रखते हैं। दादा साहेब फाल्के द्वारा निर्मित फिल्म है। दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई फिल्म कौन सी? ये बताना है। हरिश्चंद्र है, आलमारा या मुगले आजम? इसका सही उत्तर है हरिश्चंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से लघु स्वर है अ, ई। कौन सा लघु स्वर है ये बताना है। ठीक है, यानी कि हर्ष स्वर। तो कौन सा है? ए है। 4 होते हैं, ए, ई, उ और री। ये 4 क्या है? लघु स्वर है। इनकी संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है। प्लुत स्वर के चिन्ह को क्या कहते हैं? अवग्रही, अवग्रह, अवग्रह क्या कहते हैं? कौन सा आएगा? अवग्रह। अवग्रह होगा, लेकिन क्या होगा? कौन सा होगा? जो ग नंबर है अवग्रह, ये प्लुत स्वर के चिन्ह को कहते हैं। दीर्घ स्वर की कितनी मात्राएं होती हैं? दीर्घ स्वर 2, 3, 4। देखिए, जैसे इसका जो सही उत्तर होगा वो 2 है। हमने ए हमारा क्या है? लघु स्वर है, और हमने ये मात्रा लगा दी तो क्या हो जाएगा? आ हो जाएगी। क्या हो जाएगा? दीर्घ स्वर है। तो क्या हो जाएगा? ए की मात्रा, अब ए की कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन आ लगाते एक मात्रा लग गई। ए और आ क्या हो गया? एक 2 मात्राएं होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। यदि थ वर्ण के ऊपर शिरोरेखा गुजर जाए तो वर्ण किस में परिवर्तित हो जाएगा? जो हम थ लिखते हैं इसके ऊपर इसको ऐसे मात्रा ना लगा के और ऐसे लगा दे, फिर से लिखती हूँ, ऐसे लगा दे तो थ वर्ण किस में बदल जाएगा? ये में बदल जाएगा। ठीक है, अगर हम मात्रा लगाते हैं तो थ नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा। थ को हम कैसे लिखेंगे? इस रूप में लिखेंगे। ठीक है, आगे है रू में स्वर की मात्रा है। जो रू है, यहाँ इस रू में कौन सी मात्रा लगी? कौन से स्वर की मात्रा लगी हुई है? लघु ऊ है या दीर्घ ऊ है? कौन सा है? दीर्घ ऊ है। लघु जो र है उसमें ऊ की मात्रा कैसे लगाएंगे? इस तरह लगाएंगे, और दीर्घ रू में ऐसे लगाएंगे। ठीक है, ये दीर्घ रू है, ये लघु रू है। वह फ का उच्चारण स्थान है। वह और फ का उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। क्या है? दंतोष्ठ। यहाँ फ के नीचे नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, ये नुक्ता देखो, फ के नीचे ये नुक्ता लगा हुआ है जो अरबी फारसी का होता है। इस फ का और व का उच्चारण क्या है? दंतोष्ठ है। क्या? दंत और ओष्ठ दोनों को मिला के व और फ बोले जाते हैं। उच्चारण स्थान क्या हुआ? दंतोष्ठ है। आगे बढ़ते हैं। ढ का नाम क्या है?
अयोगवा कहते हैं इनको, द्विगुण व्यंजन कहते हैं या अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जब हमने वर्ण विचार किया था, उच्चारण स्थान किए थे, उसमें आपको बताया था कुल वर्ण कितने हैं, 52 हैं। उनमें जो हमारे 33 व्यंजन हैं, 11 स्वर हैं, ठीक है, और 4 संयुक्त व्यंजन है। 4 क्या है, संयुक्त व्यंजन है, ठीक है। 2 अयोगवा है, अंग और अह। असंयुक्त व्यंजन कौन से हैं, अक्षत्र, ये और श्रैसर्मिक, ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है 4। 2 अयोगवा अ और अह, 2 अयोग, अंग और अह 2 अयोगवा है, ये अंग और ये अह, ये क्या है, 2 अयोगवा है। 2 द्विगुण व्यंजन है। द्विगुण व्यंजन कौन से हैं, ये ड और ढ, ये क्या है, द्विगुण व्यंजन है। तो यहाँ क्या है, ये द्विगुणीय व्यंजन, ठीक है। वार्ता प्लस में आलाप का संधि रूप क्या है, क्या संधि रूप होगा, ये संधि विच्छेद है और इनका संधि क्या होगा, वार्तालाप। महा प्लस में उपदेश का संधि रूप है, महा प्लस में उपदेश क्या बनेगा, जो ख विकल्प है वो सही है, महोपदेश। हितैषी का संधि विच्छेद क्या है, हितैषी, हित प्लस में एसी, हितैषी। ये जो ख और ग दोनों ही विकल्प सही है, हितैषी, हित प्लस में एसी, हितैषी। उत प्लस में नति का संधि रूप क्या है, 3 विकल्प इनमें से बताना है, उन्नति, उन्नति, उन्नति। क और ग दोनों ही टाइपिंग में सेम हो गए हैं, तो उन्नति दोनों सही है, ख गलत है, क और ग सही है, उन्नति। उत प्लस में नति, उन्नति। निष्फल का संधि विच्छेद है, निष्फल, नि प्लस में फल, निष्फल, ये विसर्ग संधि है, नि प्लस में फल, निष्फल। अगला है पौ प्लस में वन का संधि रूप क्या है, यहाँ एक क्वेश्चन ही गलत है, यहाँ होगा पौ प्लस में अन, ठीक है। अयादि संधि है, यदि ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ औ में बदल जाता है, औ आव में बदल जाता है, या पौ प्लस में अन होगा पावन, क्या होगा, पावन, पौ प्लस में अन, पावन। अयादि संधि है, स्वर संधि का भेद है, अयादि संधि 5 भेद होते हैं स्वर संधि, उन्हीं में से एक है। अब देखिए पावन कैसे होगा, मैं इसको थोड़ा खोल के बताती हूँ, अब ध्यान से देखिएगा। मैंने बताया नियम कि यदि ओ या औ के बाद कोई भिन्न स्वर आ जाए तो ओ या औ, जो ओ है वो औ में बदलेगा, किस में बदलेगा, औ में, और जो औ है वो किस में बदलेगा, आव में बदलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसको मैं थोड़ा मिटा देती हूँ, फिर से बताती हूँ। देखिए पौ प्लस में हमारा क्या है, अन, यहाँ पौ में से औ निकल गया, ठीक है, तो क्या बचा, प हलंत के साथ बचा, ठीक है। आगे क्या है, ए क्या है, भिन्न स्वर है, ठीक है। तो यहाँ औ किस में बदलेगा, केवल औ बदलेगा, ए जैसा है वैसा ही रहेगा। औ किस में बदलेगा, आव में बदलेगा। तो यहाँ हमारा पौ में से हमने औ निकाल लिया, तो क्या हो जाएगा, प हलंत के साथ, यानी कि स्वर रहित हो जाएगा, प स्वर रहित है, प्लस में ये क्या है, आव है, और प्लस में हमारा ये अन। तो यहाँ प में क्या मिल गया, आ मिल गया, पा बन गया, वह हलंत के साथ है, इसमें ए मिल गया, तो क्या हो गया, वह।
स्वर सहित बन गया, पीछे न है वो वही रहेगा, तो क्या बन जाएगा? पावन। ठीक है, तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया। अयादी संधि है, पो प्लस में वन नहीं है, अन आएगा। ठीक है, पो प्लस में अन, पावन। ख विकल्प इसका सही होगा। आगे देखते हैं। अ या आ के बाद यदि ई या ई आए, ठीक है, किस संधि के नियम के अनुसार बदल जाते हैं? ई का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। यदि ए या आ के बाद ई या ई आता है, लघु ई और दीर्घ आता है, तो उसके बाद दोनों मिला के क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये कौन सी संधि का नियम है? ये गुण संधि का नियम है। स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि का नियम है। अगला है अ या आ के बाद यदि ओ आए तो औ किस संधि के नियम के अनुसार बदलता है? अ या आ के बाद यदि ओ आ जाए तो दोनों को मिला के औ हो जाता है। ये नियम है। ये कौन सा नियम है? कौन सी संधि का नियम है? स्वर संधि का नियम है, लेकिन कौन सी? वृद्धि है, गुण है या यण है? ये वृद्धि संधि है। कौन सी है? वृद्धि संधि है। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल देती हूँ। वन प्लस में औषध, औषधि। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? वनौषधि। ठीक है, आगे है परम। एक और उदाहरण लेते हैं इसी का, जैसे परम प्लस में औज, तो क्या हो जाएगा? जो पहला था वन प्लस में औषधि, वो औ था, औषध में क्या था? औ। यहाँ परम प्लस में ओज है, तो क्या हो जाएगा? परमोज, परमोज। ठीक है, ये कौन सी संधि का नियम है? वृद्धि संधि का नियम है। आगे देखते हैं। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधार पे किया जाता है? 4, 5, 3। देखिए, ये सही उत्तर होगा 4। एक है उत्पत्ति के आधार पे, आप ध्यान से सुनिएगा और लिख भी सकते हैं। उत्पत्ति, उत्पत्ति या स्रोत या उद्गम। उद्गम, उत्पत्ति कह लो, स्रोत कह लो, उद्गम। इसके आधार पे शब्द के 5 भेद होते हैं। ठीक है, जैसे तत्संत, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर शब्द। दूसरा जो भेद है शब्द का, वो है व्युत्पत्ति। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसको थोड़ा खोल के बता रही हूँ और परीक्षा में आता है। व्युत्पत्ति या रचना या फिर बनावट। व्युत्पत्ति, रचना, बनावट। व्युत्पत्ति कह लो, रचना कह लो या बनावट कह लो, एक ही बात है। इसके आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से 3 हैं? रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। 3 भेद है व्युत्पत्ति, रचना, बनावट के आधार पे, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। ठीक है, जो तीसरा भेद है शब्द का, वो है अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे सार्थक, निरर्थक, और जैसे कि एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विपरीतार्थक, विलोम शब्द ये होते हैं अर्थ के आधार पे। फिर प्रयोग के आधार पे जो चौथा अंतिम भेद है, वो है प्रयोग के आधार पे। प्रयोग के आधार पे कौन से हैं? विकारी। 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। ये है प्रयोग के आधार पे भेद। विकारी, अविकारी। विकारी 4 होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अविकारी भी 4 होते हैं, क्रिया, विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो इस तरह मैंने चारों भेद बताए। शब्दों का, जो शब्द का वर्गीकरण कितने प्रकार से होता है? 4 प्रकार से होता है। चारों मैंने बता दिए हैं। आगे बढ़ते हैं। कर्ण का तद्भव रूप है। कर्ण क्या है? यहाँ पे तत्सम है, उसका तद्भव बताना है। ठीक है, तद्भव क्या हो जाएगा? कौन सा होगा? कान। क्या होगा? कान। माथा का तत्सम शब्द है, माथा, ये तद्भव है और इसका तत्सम शब्द बताना है। देखिए, तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत से हिंदी में ज्यों के त्यों आए हैं।
वो होते तत्सम। तत्सम, तत् उस, सम जैसा, उस जैसा, किस जैसा, संस्कृत जैसा। हिंदी भाषा की जननी भाषा संस्कृत भाषा है, तो जो संस्कृत शब्द हिंदी में जो के तो लिए गए हैं वो तत्सम कहलाते हैं, और जिन शब्दों में परिवर्तन, विकार, बदलाव होके हिंदी में आए वो होते तद्भव। ठीक है, तो यहाँ माथा का क्या हो जाएगा, मस्तक। लाठी शब्द है, लाठी कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत। इसका सही उत्तर क्या है, हिंदी। दार शब्द है, हिंदी, फारसी, संस्कृत, ये भी किसका है, हिंदी का। तूफान शब्द ये अरबी का है, किसका है, अरबी। ग्रस्त का विलोम क्या होगा, गृहस्थ का विलोम क्या होगा, सन्यासी या वैरागी, वैरागी। क्या होगा, वैरागी। आगे है, नूतन का अर्थ है, नूतन, यहाँ क्या होगा, विलोम बताना है। नूतन का क्या है, पुरातन। ठीक है, शास्त्र का अर्थ क्या है, कोई भी ग्रंथ, हथियार या अच्छी बातें। शास्त्र होता है कोई भी ग्रंथ। परिहास का क्या अर्थ है, देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन परीक्षा में हम इन्हीं प्रश्नों में उलझ जाते हैं, तो प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, अपने आप उत्तर हल हो जाएगा आपका, बस थोड़ा ध्यान देने की बात है। परिहास का अर्थ क्या है, परिहास उपहास है, या अपनी उम्र के लोगों के साथ मजाक करना है, या फिर मजाक करते हुए अपमानित करना है। परिहास, परिहास होता है अपनी उम्र के लोगों के साथ मजाक करना, विकल्प सही है। हाथ से लिखा हुआ एक शब्द, हाथ से जो लिखा हुआ होता है उसको क्या कहते हैं, हस्तलिखित या कर लिखित या उपरोक्त शब्द। देखिए कर का अर्थ भी क्या होता है, हाथ होता है, लेकिन हाथ से लिखा हुआ जो शब्द है वो क्या होगा, हस्तलिखित। चीफ कमिश्नर उपसर्ग का कौन से प्रकार का उदाहरण है, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। चीफ कमिश्नर ये अंग्रेजी उपसर्ग का उदाहरण है। सम उपसर्ग से बना शब्द है, सम्मान, संपूर्ण, उपरोक्त दोनों। सम से सम्मान भी बनता है, संपूर्ण भी बनता है। ठीक है, दोनों ही सम उपसर्ग से मिले हुए शब्द हैं। अत्यंत में उपसर्ग है, उत्तर, अतः, अत या कोई नहीं। देखिए अत्यंत, अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है ये बताना है, क्या इन दोनों में से कोई सही है, नहीं है, कोई नहीं आएगा। फिर क्या होगा इसमें, इसका होता है अति उपसर्ग। अत्यंत में कौन सा उपसर्ग है, अति। इसका संधि विच्छेद कैसे करेंगे, अति प्लस में अंत। यहाँ पे ये यण संधि लागू होती है, यण संधि का नियम, यदि ई या ई के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो ई ये में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ क्या आएगा, जो ई है यहाँ पे तय में ई मिला हुआ, ये ई में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्यंत। तो कौन सा उपसर्ग हुआ, अति उपसर्ग हुआ। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का। जैसे अध्यक्ष है, अध्यक्ष में क्या है, आदि उपसर्ग है। प्रत्येक में प्रति उपसर्ग है, प्रति प्लस में एक, तो क्या हो जाएगा, प्रति उपसर्ग है। ऐसे ही अत्यंत में कौन सा है, अति उपसर्ग है। अत्यधिक, अति प्लस में अधिक, यहाँ भी कौन सा उपसर्ग है, अति उपसर्ग, अत्यधिक। लग मूल शब्द का भाववाचक कृत प्रत्यय कौन सा है, लग, लग से क्या हो जाएगा, लगना। दसवां जो शब्द है इसका तद्धित प्रत्यय किस रूप का उदाहरण है, दसवां क्या है, क्या ये संख्यावाचक है, क्या है, संख्यावाचक है। पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा, 10वां, तो ये गणनावाचक तद्धित प्रत्यय है। जन्मांध समस्त पद में तत्पुरुष का कौन सा रूप है, जन्मांध ये जो समस्त पद है और इसमें तत्पुरुष समास है, ये भी दे रखा है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है, 6 भेद होते हैं तत्पुरुष समास के, उनमें से कौन सा भेद है, तत्पुरुष समास के 6 भेद कौन कौन से हैं, कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष और संबंध तत्पुरुष। ठीक है, ये 6 भेद हो गए। उनमें से जन्मांध, जन्म से अंधा, या कौन सी विभक्ति लगी है, से विभक्ति लगी है, और से
दोनों में लगती है, अपादान में भी और कर्ण तत्पुरुष में भी लगती है। लेकिन जहाँ अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान तत्पुरुष होता है, और जहाँ साधन का बोध हो वहाँ क्या होता है, कर्ण तत्पुरुष। या जन्मांध, जन्म से अंधा, जन्म से अंधा है साथ ही है उसके अलग नहीं हुआ, तो कौन सा तत्पुरुष समास होगा, कर्ण तत्पुरुष समास। अपादान नहीं होगा, यहाँ अपादान दे भी नहीं रखा। ठीक है। नवग्रह का समास विग्रह क्या है, नवग्रह, नवरत्न, सॉरी क्या है, नवरत्न, नवरत्नों का समूह, नवरत्नों का समूह होगा, या नवरत्न का समूह नहीं, नवरत्नों का समूह। ठीक है। यह क्या हो जाएगा, समास विग्रह। कौन सा समास है इसमें, द्विगु समास है। जहाँ पहला पद संख्या वाचक हो वहाँ क्या होता है, द्विगु समास होता है। विधि के अनुसार रूप का सही समस्त पद विकल्प चुनिए। विधि के अनुसार क्या होगा, यथा विधि, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा विधि का विग्रह क्या होगा, विधि के अनुसार। अब इसमें कौन सा समास है, विधि के अनुसार, यथा विधि कह लो या विधि के अनुसार। ठीक है। विधि के अनुसार इसका सही रूप का सही समस्त पद विकल्प चुनिए। तो यहाँ क्या हो जाएगी, यथा विधि, विधि के अनुसार, यथा विधि, विधि के अनुसार। यहाँ यथा शब्द क्या है, अव्यय है, अव्यय है। ठीक है। अव्यय है, जिस समास में पहला पद अव्यय हो अथवा उपसर्ग हो वहाँ कौन सा समास होता है, अव्ययभावी समास होता है। यहाँ क्या है, यथा विधि, विधि के अनुसार अव्ययभावी समास है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीलकंठ में समास है, नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, कर्मधारय द्विगु अव्यय, यहाँ कोई भी समास नहीं है। नीला है कंठ जिसका, यहाँ क्या होगा, जिस समास में ना पहला पद प्रधान हो ना दूसरा पद प्रधान हो बल्कि कोई तीसरा ही पद प्रधान हो वहाँ क्या होता है, बहुब्रीहि समास होता है। इसका विग्रह क्या होगा, नीला है कंठ जिसका, नीला है कंठ जिसका लिखती हूँ, जिसका अर्थात भगवान शिव। तो यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। ठीक है, जो विकल्प में नहीं दे रखा। आगे है, देखिए कर्मधारय समास दे रखा विकल्प में, लेकिन नील है कंठ जो, तब क्या होगा, कर्मधारय समास। लेकिन नीलकंठ से हम जानते हैं पूरे विश्व में, समस्त विश्व में नीलकंठ के नाम से भगवान शिव ही प्रसिद्ध हैं, उन्हीं की तरफ इशारा है। यहाँ क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। कर्मधारय समास वहाँ होता है जब पहला पद विशेषण हो, जिसमें विशेष विशेषण का संबंध हो, और या फिर उपमेय अथवा उपमान हो, वहाँ क्या होता है, कर्मधारय समास। जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन, या उपमेय उपमान का संबंध है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास। या नील गगन, नीला है जो गगन, यहाँ गगन की विशेषता क्या है, नील है, नीला है, तो यहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास। लेकिन नीलकंठ में क्या है कि भगवान शिव की तरफ इशारा है, कोई तीसरा पद प्रधान है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। वसंत हमारी पुस्तक है, वाक्य में भाववाचक संज्ञा है। कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, वसंत हमारी पुस्तक है, वाक्य में व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये बताना है। बसंत है या हमारी है या फिर पुस्तक है, क्या है, वसंत। वसंत जो शब्द है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्या विकल्प सही होगा, वसंत क्या है, वसंत किसी का नाम है, वसंत पुस्तक का नाम है, तो क्या हो जाएगी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जो पुस्तक शब्द है वो क्या है, व्यक्ति जातिवाचक संज्ञा। क्यों, पुस्तक कोई भी हो सकती है, हिंदी की भी हो सकती है, इंग्लिश की भी हो सकती है, मैथ की भी हो सकती है, या कोई और हो सकती है। ठीक है, लेकिन वसंत स्पेशल नाम दिया है, वसंत हमारी पुस्तक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। वसंत शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, वाक्य में संज्ञा है।
महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे। भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक। अब देखिए महात्मा गांधी शब्द, ये शब्द क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और यदि संपूर्ण वाक्य में पूछता है कि महात्मा गांधी अहिंसा के पुजारी थे, महात्मा गांधी का भाव क्या था, अहिंसा के पुजारी थे, ठीक है, तब यह क्या हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा। संपूर्ण वाक्य के विषय में पूछा जाए तो भाववाचक संज्ञा, और महात्मा गांधी के विषय में पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। जीतना का भाववाचक रूप क्या है, जीतना। जीतना का क्या है, भाववाचक संज्ञा रूप क्या होगा, जीत होगा। क्या विकल्प सही है, जीत। मधुर का भाववाचक रूप क्या है, मधुर, मधुरता। क्या है, मधुर शब्द विशेषण है और इसकी भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगी, मधुरता। भाववाचक संज्ञा 4 शब्दों से बनती है ना, संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा से बनती है, सर्वनाम से बनती है, जातिवाचक संज्ञा मतलब जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से। ठीक, तो यहाँ मधुर से मधुरता विशेषण से बनी है। आगे है, पर्वतों के नाम हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं, लेकिन अरावली पर्वत अपवाद है। ठीक है, पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग होते हैं, जो अरावली पर्वत है वो अपवाद है। श्रोता का बहुवचन क्या होगा, श्रोतागण होगा, श्रोता ही होगा या कोई नहीं, श्रोता का श्रोतागण होगा। ठीक है, ये थे आज के हिंदी व्याकरण के कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा, सुना, समझा होगा। यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा अवश्य। आपका दिन शुभ हो।